जाएं और एक बार जल्दी से वीडियो को लाइक कर लें। ठीक है, सेल्फ स्टडी क्लासेस का ये ऐप आपको डाउनलोड कर लेना है। सीधे प्ले स्टोर पे जाना है और सर्च करना है सेल्फ स्टडी क्लासेस। ठीक है, सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप डाउनलोड करो। जो भी हमारे साथी हैं, टीजीटी पीजीटी वाले साथी हैं, जो भी एलटी ग्रेड वाले, जिनको भी हिंदी साहित्य को पढ़ना है बहुत अच्छे से ट्रिक से, हिंदी साहित्य का ऐप भी आप लोग डाउनलोड कर लें। और दोस्तों, पंजाब मास्टर कैडर के लिए मैंने बहुत बढ़िया एक मॉडल पेपर बनाए हैं। 30 मॉडल पेपर बनाए हैं, बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग रहेंगे। एक मॉडल पेपर में 150 प्रश्न रहेंगे। ठीक है, और टोटल मार्क के दोस्तों 30 मॉडल पेपर रहेंगे और 4500 क्वेश्चन रहेंगे। इसका प्राइस आपको 599 रखा है और इसका 4500 क्वेश्चन का आपको पीडीएफ भी मिलेगा। ठीक है, तो जिनको भी मास्टर कैडर का अभ्यास करना है और पता करना है कि आप कितने गहरे पानी में हो, कितने नंबर आपके 150 में से आ रहे हैं, तो इस मॉडल पेपर में दोस्तों आप परचेस कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों, हिंदी साहित्य का कोर्स टीजीटी पीजीटी मास्टर कैडर केबीएस एग्जाम के लिए हिंदी साहित्य जिनको पढ़ना है, डीएसएसबी वालों के लिए, तो 1500 में 12 महीने के लिए, 1500 में 12 महीने की वैलिडिटी के साथ सेल्फ स्टडी क्लासेस में आपको निरंतर लाइव क्लासें, रिकॉर्डेड कोर्स, टॉपिक वाइज टेस्ट, हर संडे को टेस्ट, डाउट्स क्लासें और दोस्तों ट्रिकी क्लासों के माध्यम से आपको यह अध्ययन करवाया जाता है। ठीक है, तो आज कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर अपन चर्चा करने वाले हैं। आज का अपना पहला प्रश्न है कि उर्वशी के रचनाकार कौन है। उर्वशी के रचनाकार कौन है, ये आपका क्वेश्चन आपको दिया गया है। तो जल्दी से आपको बताना है। यहां पर दोस्तों 2 प्रश्न हैं। अब यहां पर देखो, यहां पर डाउट्स में फंस जाते हैं कभी कभी। ये जानबूझ के 2 विकल्प रखे गए हैं कि आपको कहीं ना कहीं इन 2 विकल्पों से अवगत कराया जाए। ठीक है, उर्वशी अपन देखते हैं कि सर एक उर्वशी रचना है किसकी। उर्वशी रचना है जयशंकर प्रसाद की। एक उर्वशी रचना किसकी है, जयशंकर प्रसाद की। एक उर्वशी रचना है किसकी, दिनकर की। ठीक है, तो ये याद रख लेना, दिनकर की उर्वशी रचना के लिए दोस्तों ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था 1972 में। ठीक है, और ये जयशंकर प्रसाद की रचना उर्वशी 1909 की रचना है। ठीक है, तो ये चीजें आपको याद रख लेना कि सर उर्वशी एक जयशंकर प्रसाद की भी है और एक दिनकर की भी है। ठीक है, इसको याद रखेंगे। बहुत बढ़िया, अगले क्वेश्चन की ओर अपन बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि हिंदी का पाणिनि किससे कहा जाता है। एक अच्छा प्रश्न है यहाँ पर, और पूरे के पूरे ये थोड़ी से डाउट्स वाले प्रश्न हैं। तो बताओ हिंदी का पाणिनि किसे कहा जाता है। यहां भी आप डाउट्स में रहते हो, तो जल्दी से बताइए। हेमा जी, प्रश्न है आपका कि हिंदी का पाणिनि किससे कहा जाता है। देखते हैं कौन कौन सही उत्तर इसका बता पाता है, हिंदी का पाणिनि बता पाता है। कुछ लोग गलत जरूर बताएंगे। तो यहां पर बताइए, हिंदी का पाणिनि पूछा गया तो देखो बहुत सारे लोग बी बता रहे हैं, कुछ लोग ए बता रहे हैं। ठीक है, लेकिन आपको समझना है, मैं कई बार आपको समझा चुका हूं। ऐसे ही प्रश्न डाउट्स वाली क्लास में रखे जाते हैं कि सर हिंदी का पाणिनि पूछा है, तो हिंदी का पाणिनि कहा जाता है किशोरी दास वाजपेयी को। किसको कहा जाता है, किशोरी दास वाजपेयी, यानी बी नंबर आपका सही है। और हिंदी व्याकरण, अगर यहां पर व्याकरण पूछा जाता कि हिंदी व्याकरण का पाणिनि किसे कहा जाता, तो व्याकरण का पाणिनि कहा जाता है कामता प्रसाद गुरु को। हिंदी व्याकरण का पाणिनि कामता प्रसाद गुरु और हिंदी का पाणिनि किशोरीदास वाजपेयी। ठीक है, दोनों क्वेश्चन को आपको समझना है, फिर उसके बाद उत्तर लगाना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपको यहां पर आ रहा है। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। प्रयोगवाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया। यहां पर भी बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं। देखते हैं कौन कौन सही आंसर बता पा रहा है। आपको सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप डाउनलोड कर लेना है दोस्तों। यहां पर प्रयोगवाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया, ये क्वेश्चन पूछा गया है। अज्ञे ने किया है, नंदुलारे वाजपेयी ने किया है, रामविलास शर्मा या फिर दिनकर। किसने किया है प्रयोगवाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग। अब यहां पर बहुत सारे लोग कंफ्यूज जरूर होंगे जिन्होंने नहीं पढ़ा है। जैसे यहां पर बहुत सारे साथी कंफ्यूज हो रहे हैं और उन्होंने बता दिया कि सर अज्ञे, लेकिन ये क्या है, गलत है। प्रयोगवाद शब्द का पूछा है तो प्रयोगवाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था नंद दुलारे वाजपेयी ने। ठीक है, और प्रयोगवाद के प्रवर्तक कौन है, तो देखो यहां पर निशा यादव जी ये बता रहे हैं, जो जॉनी बंसल जी भी ये बता रहे हैं। ठीक है, मायाराम जी भी ये बता रहे हैं, गलत बात।
प्रयोगवाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था नंद दुलारी वाजपेयी ने। ठीक है, अज्ञेय प्रयोगवाद के प्रवर्तक हैं। अज्ञेय ने तो इस प्रयोगवाद का विरोध किया था। इन्होंने कहा था कि यह प्रयोग का कोई वाद ही नहीं है। तो प्रयोगवाद का विरोध किसने किया था? अज्ञेय ने किया था। यह भी कई बार क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो प्रयोगवाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था नंद दुलारी वाजपेयी ने, लेकिन दोस्तों इसके प्रवर्तक कौन है? तो अज्ञेय हैं। ठीक है, इसको याद रख लेना। अब अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, सभी लोग तैयार रहेंगे। ठीक है, अगला है, एक राष्ट्रीय आत्मा के नाम से किसे जाना जाता है? अब यहां पर भी आप लोग थोड़ा सा डाउट्स में आ जाएंगे। एक राष्ट्रीय आत्मा के नाम से किसे जाना जाता है? अनुपम प्रजापति जी, बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लाइक जरूर करते रहिए सभी साथी। यहां पर आपका उत्तर दिया है कि एक राष्ट्रीय आत्मा के नाम से किसे जाना जाता है? बताओ विजय गुप्ता जी, बताइए आपको क्या शिकायत थी? विजय गुप्ता जी, आप कमेंट में लिखिए आपको क्या करना है। आप बोल रहे थे कि सर आपने व्हाट्सएप पर देखा नहीं। बताइए कोई दिक्कत है, आपको प्रॉब्लम है? कमेंट पर यहां पर भी लिख दिया करो, हम देख रहे हैं आपके कमेंट। एक राष्ट्रीय आत्मा के नाम से जाना जाता है, किसे जाना जाता है? तो बिल्कुल लाइन से लगा दिया सभी लोगों ने माखनलाल चतुर्वेदी, लेकिन जिन लोगों ने पढ़ा था उन लोगों ने उत्तर सही लगाया है। अगर मैं आपसे कहूं कि एक भारतीय आत्मा के नाम से, यहां राष्ट्रीय ना होकर के एक भारतीय आत्मा लगा दूं, ठीक है, तो आप लगाओगे माखनलाल चतुर्वेदी, लेकिन यहां एक राष्ट्रीय आत्मा आपसे पूछा गया। देखो बहुत सारे लोग गलत कर रहे हैं। आपको याद रख देना कि राजा राम शुक्ल को, ये आपका इस प्रश्न का उत्तर है बी नंबर। राजा राम शुक्ल को एक राष्ट्रीय आत्मा के नाम से जाना जाता है। किसको जाना जाता है? एक राष्ट्रीय आत्मा, राजा राम शुक्ल को। अगर यहां पर भारतीय आत्मा होगा, राष्ट्रीय की जगह भारतीय आत्मा होता, तब आप माखनलाल चतुर्वेदी लगाते। लाइन से उत्तर गलत बताया है लोगों ने, है ना, कि सर एक राष्ट्रीय आत्मा पूछा, आपने माखनलाल चतुर्वेदी लगा दिया, लेकिन वास्तव में उत्तर आपका राजा राम शुक्ल है। एक राष्ट्रीय आत्मा के नाम से जाने जाते राजा राम शुक्ल, और एक भारतीय आत्मा के नाम से जाने जाते हैं माखनलाल चतुर्वेदी। ठीक है, दोनों में आपके लिए डाउट्स होते हैं, इसलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि अपभ्रंश का भवभूति किसे कहा जाता है? अच्छा क्वेश्चन है, बताइए। सभी लोग बताएंगे और एक लाइक भी करना है सभी साथियों को। बताइए अपभ्रंश का भवभूति किसे कहा जाता है? फटाफट से आपको बताना है, शेयर भी कर देना है। स्वयंभू को, पुष्पदंत को, हेमचंद्र को, या फिर नंददास को? फटाक से बताएं, अपभ्रंश का भवभूति किससे कहा जाता है? और एक अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं कौन कौन यहां पर कंफ्यूज होता है। मुझे नहीं लगता कि कोई गलत बताएगा, सभी लोग बिल्कुल सही की ओर जा रहे हैं कि सर अपभ्रंश का भवभूति पुष्पदंत। पुष्पदंत को अपभ्रंश का भवभूति कहा जाता है, और अपभ्रंश का कालिदास कहा जाता है किसको? स्वयंभू को। अपभ्रंश का कालिदास कहा जाता है स्वयंभू को, अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है स्वयंभू को, अपभ्रंश का व्यास कहा जाता है स्वयंभू को, लेकिन अपभ्रंश का भवभूति कहा जाता है किसको? पुष्पदंत को। पुष्पदंत ने एक रचना लिखी थी दोस्तों, महापुराण, जिसमें 63 सलाहका पुरुषों का उल्लेख मिलता है, वर्णन मिलता है। पुष्पदंत जी ने अपने आप को क्या कहा था? अभिमान मेरु कहा था। इन्होंने अपने आप को अभिमान मेरु, ये भी आपको पता होनी चाहिए। फिर अगला क्वेश्चन आपको बताना है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, कबीर की भाषा को साधुकड़ी किसने कहा? इसलिए तो कहते हैं डाउट्स वाली क्लासें भी दोस्तों मैंने बना के रखी हैं ऐप में, तो ये डाउट्स वाली क्लासें भी आपको मिलेंगी, जहां पर आप सीधे डाउट्स में घुस जाते हो। ये क्वेश्चन पेपर में आते हैं और आप डाउट्स का शिकार हो जाते हो। बोले सर ये तो आता था, लेकिन डाउट्स में थोड़ा सा गलत कर गए। ठीक है, कबीर की भाषा को साधुकड़ी, कई लोगों को इसमें कंफ्यूजन है साधुकड़ी। अब यहां पर दो विकल्प हैं आपके, एक तो रामचंद्र शुक्ल और दूसरा है श्याम सुंदर दास। अब देखते हैं कौन कौन सही उत्तर बता पाता है और उत्तर क्या हो जाता है, जल्दी से बताइए। और उत्तर हो गया, आपने बिल्कुल सही बताया है कि सर यहां पर तो आप लगा दो, क्या लगा दो? ए नंबर, यानी कि रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, एक नंबर आपका सही हो जाएगा। और आपसे अगर पूछा जाएगा कि पंचमेल खिचड़ी किसने कहा? पंचमेल खिचड़ी, कबीर की भाषा को पंचमेल खिचड़ी किसने कहा? तब आपका उत्तर होता है श्याम सुंदर दास ने। कबीर की भाषा को पंचमेल खिचड़ी किसने कहा? तो श्याम सुंदर दास ने।
कबीर की भाषा को साधुकड़ी किसने कहा? तो रामचंद्र शुक्ल ने। साधुकड़ी किसने कहा? रामचंद्र शुक्ल ने। पंचमेल खिचड़ी किसने कहा? श्याम सुंदर दास ने। ठीक है, ये क्वेश्चन है। और वाणी का डिक्टेटर किसने कहा? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। अर्धनारीश्वर के रचनाकार कौन है? बहुत अच्छी यहां पर दोस्तों बताना है। देखते हैं कौन कौन सही कर पाता है। फटाक से शेयर भी कर देना अपने मित्रों का। अर्धनारीश्वर के रचनाकार कौन है? एक अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, सीधा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। अर्धनारीश्वर के रचनाकार कौन है? क्लास रोज रात्रि 9 बजे होती है। जिनको भी एडमिशन लेना है सेल्फ स्टडी क्लासेस में, आराध्या जी है ना, अभी जी, सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप डाउनलोड कर ले सभी साथी। अर्धनारीश्वर आपसे पूछा गया है और कौन ने सही उत्तर बताया है? बताइए अर्धनारीश्वर के रचनाकार कौन है? आपका सही उत्तर कहां जा रहा है? एक तो आपको पता है कि सर एक विष्णु प्रभाकर की रचना है और एक रचना है किसकी? दिनकर जी की। ठीक है, तो दोनों चीजें आपको याद रखते हैं। अर्धनारीश्वर एक दिनकर की रचना है और एक विष्णु प्रभाकर की रचना है। इसके बारे में भी आपको याद रख लेना। दिनकर का निबंध है और विष्णु प्रभाकर का उपन्यास है। ठीक है, क्या? अर्धनारीश्वर। दिनकर जी का क्या है? दिनकर जी का दोस्तों निबंध है अर्धनारीश्वर। ठीक है, निबंध। और ये विष्णु प्रभाकर का अर्धनारीश्वर उपन्यास है, उपन्यास। ठीक है, तो ये दोनों चीजें आपको याद रख लेना। और दोस्तों ये डाउट्स आपको पालना नहीं है, इन डाउट्स को क्या करना है? अलग करना है। त्रिशंकु, इसके रचनाकार कौन है? त्रिशंकु बताइए। त्रिशंकु बताना है बिंदुलता जी, अनीता राजपूत जी, सरिता वर्मा जी। प्रश्न है आपका कि त्रिशंकु के रचनाकार कौन है? जल्दी से आपको बताना है, उत्तर क्या हो जाएगा? वीडियो को लाइक करना है, अपने मित्रों को शेयर भी कर देना है। और त्रिशंकु के रचनाकार कौन है? ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। अज्ञेय है, ब्रजमोहन से हैं, मन्नू भंडारी हैं या फिर प्रेमचंद हैं? राइट आंसर क्या हो जाएगा? कौन है? बहुत सारे लोगों ने लगाया है अज्ञेय और कुछ लोगों ने लगा दिया है ब्रजमोहन से हैं। ठीक है, ये अपन को याद कर लेना है दोस्तों। ये 3 लोगों की है। एक तो मन्नू भंडारी की कहानी है और ब्रजमोहन सिंह का नाटक है, ये याद रख लेना। अज्ञेय का क्या है? निबंध है ना, और मन्नू भंडारी का कहानी संग्रह है। ठीक है, इनका क्या है? इनका नाटक है। अब देखो इसी नाम से है। ठीक है, इसको अपन को याद कर लेना दोस्तों कि यहां पर अगर आपसे पूछा जाए कि त्रिशंकु निबंध के रचनाकार कौन है तो लगाओगे अज्ञेय। त्रिशंकु कहानी संग्रह के रचनाकार कौन है? तो आप लगाओगे मन्नू भंडारी। त्रिशंकु नाटक किसका है? तो ब्रजमोहन सिंह का। अब त्रिशंकु त्रिशंकु नाम से दोस्तों आते हैं। ठीक है, ये भी अपन को याद कर लेना है। भटक रहे हो क्वेश्चन से? बहुत बढ़िया। त्रिशंकु के रचनाकार, इनका निबंध है अज्ञेय जी का, इनका नाटक है ब्रजमोहन सिंह का, मन्नू भंडारी का कहानी संग्रह है। इन क्वेश्चनों को आपको पढ़ना होगा। ये क्वेश्चन आपको हमेशा भटकाते हैं। अब आपको बताना है हिंदी का ऐतिहासिक उपन्यासकार माना जाता है, किसे माना जाता है? जल्दी से आपको बताना है हिंदी का ऐतिहासिक उपन्यासकार किसे माना जाता है। लाइक कर देना, अपने मित्रों को शेयर भी कर दें सभी साथी। हिंदी का ऐतिहासिक उपन्यासकार किसे माना जाता है? अब देखते बहुत सारे लोग गलत करेंगे इस क्वेश्चन को, क्योंकि डाउट्स वाला क्वेश्चन है और डाउट्स वाले क्वेश्चन बहुत सारे लोग गलत करते हैं। जल्दी से शेयर कर दो एक बार। और हिंदी का ऐतिहासिक उपन्यासकार किससे माना? उपन्यासकार देखो बहुत सारे, कल्पना वर्मा जी, और बताइए सौरभ वर्मा जी, ऐतिहासिक उपन्यासकार माना जाता है तो किससे माना जाता है? यहां पर बहुत सारे लोगों का उत्तर आया है कि सर वृंदावन लाल वर्मा और किशोरी लाल गोस्वामी। तो ये बिल्कुल भी सही आंसर है दोस्तों। ठीक है, ये अपन को याद करना है। ठीक है, यहां पर लेकिन एक चीज है, यहां पर जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा अलग हो गया। ऐतिहासिक उपन्यासकार दोनों हैं। वृंदावन लाल वर्मा ने भी ऐतिहासिक उपन्यास लिखे हैं, किशोरी लाल गोस्वामी ने भी ऐतिहासिक उपन्यास लिखे हैं, लेकिन क्वेश्चन ऐसा पूछा जाना था कि ऐतिहासिक उपन्यास के जनक कौन हैं। तो ऐतिहासिक उपन्यास के जनक की बात अगर आ जाती तो ऐतिहासिक उपन्यास के जनक हैं किशोरी लाल गोस्वामी, और ऐतिहासिक कहानियों के जनक कौन हैं? तो वृंदावन लाल वर्मा। वृंदावन लाल वर्मा ने ऐतिहासिक कहानियों की परंपरा की शुरुआत की और किशोरी लाल गोस्वामी ने ऐतिहासिक उपन्यासों की शुरुआत की। लेकिन यहां क्वेश्चन पूछा गया कि हिंदी का ऐतिहासिक उपन्यासकार कौन है?
तो ऐतिहासिक उपन्यास तो वृंदावन लाल वर्मा जी ने भी लिखे हैं और किशोरी लाल गोस्वामी ने लिखे हैं, लेकिन सर्वप्रथम किशोरी लाल गोस्वामी ने लिखे और किशोरी लाल गोस्वामी को ऐतिहासिक उपन्यास का जनक माना जाता है और वृंदावन लाल वर्मा को ऐतिहासिक कहानी का जनक माना जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन है कुछ आप लोगों के लिए। अगला है कठिन काव्य का प्रेत किससे कहा जाता है? ये भी डाउट्स वाला क्वेश्चन है प्रदीप जी, जल्दी से बताइए कठिन काव्य का प्रेत किससे कहा जाता है अनिल जी। और लाइक करना है, अपने मित्रों को शेयर भी कर देना है। सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप डाउनलोड कर लेना अगर आपको बहुत अच्छे से सुकून से पढ़ना है, ट्रिक से पढ़ना है, इन डाउट्स वाले प्रश्नों को सॉल्व करते हुए पढ़ना है, क्योंकि दोस्तों क्या है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। अपना नारा है कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। कठिन काव्य का प्रेत किससे कहा जाता है? अज्ञे को, केशवदास को, तुलसीदास को या फिर हरिऔध को? और बहुत बढ़िया क्वेश्चन आ रहा है यहां पर, बहुत सारे लोगों ने लगाया है आंसर, कुछ लोग ए लगा रहे हैं लेकिन ये वालों का ए गलत है। ठीक है, इन्हें याद रख लेना। काव्य लिखे किसने? केशवदास ने। और काव्य और दोस्तों आपको गद्य में भी इन्होंने लिखी निबंध आदि किसने? अज्ञे जी ने। तो अज्ञे को कहा जाता है कठिन गद्य का प्रेत। ठीक है, गद्य का प्रेत किसे? अज्ञे को। और काव्य का प्रेत किसे? केशवदास को। केशवदास को रीतिकाल का प्रवर्तक माना जाता है। जन्म कब हुआ था? 1555 में, क्योंकि बचपन से लेके 55 तक हम केस ही संभालने में लगे हैं, केस संभालने में लगे बचपन तक। ठीक है, तो ये केशवदास अपन को याद रख लेना, अज्ञे को भी अपन को याद कर लेना है। उसके बाद यहां पर आते हैं अगले क्वेश्चन को देखते हैं, सन्यासी किसकी रचना है? सन्यासी किसकी रचना है? ईलाचंद जोशी की, लक्ष्मी नारायण मिश्र की, जयशंकर की या फिर हरिऔध की? सन्यासी एक किसकी रचना मानी जाती है? एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, जल्दी से बताइए राहुल राज जी। सन्यासी के रचनाकार कौन है? मैंने कई बार आपको याद भी करवाया है और आपको उत्तर भी चयन करना है। फटाक से करिए और एक बार जल्दी से लाइक जरूर कर दीजिए। लाइक करना है आपको और अपने मित्रों तक शेयर भी कर देना है। बताइए, यहां पर आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि सन्यासी एक किसकी रचना है? आपने बताया ईलाचंद्र जोशी। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, आपका भी सही है, लेकिन ईलाचंद्र जोशी का उपन्यास है दोस्तों। ये ईलाचंद्र जोशी का क्या है? ईलाचंद्र जोशी का उपन्यास है और ये लक्ष्मी नारायण मिश्र का क्या है? नाटक है। तो ये दोनों की रचनाएं हैं कौन सी? सन्यासी। आपको पता है कि सन्यासी लक्ष्मी को त्याग कर सन्यासी बन जाता। आपने देखा होगा कई लाखों की संपत्ति छोड़कर सन्यासी बन गए। ठीक है, तो सन्यासी लक्ष्मी को छोड़ के सन्यासी बनते हैं और कभी कभी लोग जोश में आकर भी सन्यासी बनते हैं, जोश में आ जाते हैं और जोश में आकर के क्या बन जाते? सन्यासी बन जाते। आप लोगों को जोश आए तो बता देना, ठीक है, सन्यासी की राह प्रशस्त कर देंगे हम, कभी आ जाए जोश तो। ठीक है, तो ये सन्यासी याद रख लेना। तुलसीदास जैसा हाल मत कर लेना आप लोग। तुलसीदास जी का हाल जो हुआ था वो उनका अच्छा हुआ था, उनके लिए बहुत अच्छा हुआ था, और आप लोगों के लिए अगर होगा तो क्या होगा? मुक्ति पथ एक किसकी रचना है? तुलसीदास जी पता है कि अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करते थे, पूरा संसार अपनी पत्नी में ही देखते थे, इतना प्रेम करते थे, इतना प्रेम करते थे तुलसीदास अपनी पत्नी से, रत्नावली से। मैंने कई बार आपको एक कहानी सुना दी है ताकि आपको प्रेरित लगे और दोस्तों थोड़ा सा मजा भी आ जाए, इंटरेस्टेड क्लास हो जाए। तो तुलसीदास के बारे में कई बार हम बताते हैं कि तुलसीदास इतना प्रेम करते थे, इतना प्रेम करते थे, अपनी पत्नी में ही संसार को देखते थे। एक बार पत्नी मायके गई होगी लड़ुआ खाने संक्रांति के, ठीक है, गई तो तुलसीदास भी पीछे पीछे चले गए, उनको रहा नहीं गया तो वो भी चले गए, जैसे तैसे पहुंच गए। तो रत्नावली ने उन्हें धुतकार दिया कि ऐसा प्रेम किस काम का, ऐसा प्रेम किस काम का? अगर इतना प्रेम है किससे करोगे? प्रभु श्री राम से करोगे तो भवसागर सागर से तर जाओगे। बोले हद तेरी की, जिसके लिए मैंने सब कुछ किया, जिसके लिए मैंने रात नहीं देखी, दिन नहीं देखा, नदी नहीं देखी, उसने ये बोल दिया। तुलसीदास निकल गए। तो ये मुक्ति पथ बताना, कहां पर निकल गए? मुक्ति पथ पर निकल गए, मुक्ति पथ पर, है ना। और चित्रकूट के घाट पे भाई संतन की भीड़ और तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देते। यहां पर याद रख लेना दोस्तों, यहां पर 3 लोगों का है,
एक तो याद रख लेना है कि उदय शंकर का ये नाटक है, उदय शंकर का ये क्या है, उदय शंकर का नाटक है मुक्तिपथ, ठीक है। ईलाचंद्र जोशी का उपन्यास है और अभय मोर का भी क्या है, उपन्यास है, ठीक है। ये इसकी विधा भी अपन देख लेते हैं थोड़ा सा कि ये मुक्तिपथ उदय शंकर का क्या है, नाटक, ठीक है। ईलाचंद्र जोशी का उपन्यास, अभय मौर्य का उपन्यास, ठीक है। तो ये अपन को याद करना है, उदय शंकर भट्ट, ईलाचंद जोशी और अभय मौर्य, ठीक है, इनको याद कर लेना है। उसके बाद यहां पर आते हैं अगला क्वेश्चन, देखते हैं पंचवटी प्रसंग काव्य किसकी रचना है, बताइए। सभी लोग बताएंगे, अर्षदीप जी जल्दी जल्दी से बताना है और वीडियो को लाइक जरूर कर देना है और उत्तर यहां पर क्या हो जाएगा, सभी लोग बताइए बिल्कुल। और जब दोस्तों व्यक्ति का माइंड खिसकता है तो कुछ बड़ा ही होता है, और तुलसीदास ने रामचरितमानस लिख दी, ठीक है। माइंड खिसकता है और जो कुछ होता है वो अच्छे के लिए होता है। आज अपन को समझ में आता है कि हमारे साथ गलत हुआ, लेकिन कल आपको समझ में आएगा कि हाँ जो कुछ हुआ था वो अच्छे के लिए हुआ था, ठीक है। पंचवटी प्रसंग काव्य किसकी रचना, मैंने अकबर की भी आपको बताई थी एक बार। क्या हुआ कि एक राजा थे और एक मंत्री थे, ठीक है। ये पंचवटी प्रसंग के बारे में पूछा गया, मैथिली शरण गुप्त की रचना है या फिर निराला की रचना है। तब बहुत सारे लोग कंफ्यूज होकर के ये बता रहे हैं जिनका की क्वेश्चन क्या है, गलत है। अनुपम प्रजापति जी भी पंचवटी मैथिली शरण, लेकिन आपको याद रख लेना कि इनका पंचवटी खंड काव्य है, इनका पंचवटी क्या है, खंड काव्य है। और ये पंचवटी प्रसंग जो है ये निराला जी की रचना है, निराला जी का अपन को याद रख लेना है, ठीक है। और ये पंचवटी प्रसंग क्या है, गीति नाट्य है, ये पंचवटी प्रसंग गीति नाट्य है। और ये पंचवटी क्या है, खंड काव्य मैथिली शरण गुप्त का। मैथिली शरण गुप्त ने सबसे ज्यादा प्रबंध काव्य लिखे दोस्तों, इन्होंने 19 तो खंड काव्य लिखे, 2 तो इन्होंने महाकाव्य लिख दिए, ठीक है। ये भी याद कर लेना। मैथिली शरण गुप्त का जन्म 1886 में हुआ था, ठीक है, ये भी याद कर लेना। निराला की बात करें तो इनका जन्म हुआ था दोस्तों 1997, कुछ विद्वान 99 भी मानते हैं। तो पंचवटी प्रसंग निराला की रचना है, इसको भी अपन को याद रख लेना है। और जो कुछ होता है अच्छे के लिए होता है। वापसी किसकी रचना है, बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, शेयर कर दिया करो अपने मित्रों तक। सुषमा ठाकुर जी, सत्येंद्र सिंह जी, और जिनको भी सेल्फ स्टडी क्लासेस में पढ़ना है बहुत अच्छे से, तो ऐप को डाउनलोड कर लें। जेपी जाट जी, रश्मि गिरी जी, शांति वर्मा जी, वापसी किसकी रचना है ये आपसे पूछा जाता है, सभी लोगों को बताना है, ठीक है। बहुत बढ़िया प्रदीप शर्मा जी, सर जी तुलसीदास याद रहे ना रहे पर हद तेरी की बहुत याद आती है। बहुत बढ़िया प्रदीप जी, वापसी किसकी रचना है ये आपको बताना है। और वापसी ये किसकी रचना है, और आपको पता इतना है कि सर ये ऊषा प्रियंवदा की रचना है, ठीक है। ये तो आपने बिल्कुल सही बताया, लेकिन आपको याद रख लेना है कि एक उदय शंकर भट्ट की एकांकी भी है, एक उदय शंकर भट्ट की क्या है, एकांकी भी है। कौन सी, ये दोस्तों ये याद रख लेना, ये इनकी कहानी है वापसी, और ये उदय शंकर भट्ट की एकांकी है, ठीक है। तो वापसी के बारे में वापसी कर लेनी अपन को भी। उदय शंकर भट्ट की वापसी एकांकी है, उदय शंकर ऊषा प्रियंवदा की ये दोस्तों वापसी क्या है, कहानी है, ठीक है। अब अपनी भी वापसी हो रही है पढ़ाई की लाइन में, सभी लोग आ जाएं। रस विमर्श एक किसकी रचना है, रस विमर्श आपसे पूछा गया है। लाइक जरूर करते रहिए सभी साथी, और शेयर भी करना है। जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए होता है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। जाहिद अली जी बताइए, रस विमर्श एक किसकी रचना है ये आपको बताना है। बिल्कुल डाउट्स वाली क्लास के क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन आपको लेकर के आए हैं कि क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आए कि इस प्रकार के क्वेश्चन आपको लोगों को करवाए जाते हैं, है ना। तो ये डाउट्स वाली क्लास जो होती है दोस्तों, उसके प्रश्न आपको थोड़े से लेकर के आए हैं, ये आपको पढ़ना है। रस विमर्श ये किसकी रचना है, सत्येंद्र जी, लवली चौधरी जी बताइए। और बहुत सारे लोगों ने बताया है कि सर रस विमर्श ये किसकी रचना है, तो आपका उत्तर है कि सर ये रस विमर्श राममूर्ति त्रिपाठी की भी है, रस मीमांसा रामचंद्र शुक्ल की है, और यहां पर रस सिद्धांत नगेंद्र की है। तो यहां पर आपको ये रस विमर्श की रचनाकार राममूर्ति त्रिपाठी है, लेकिन इससे मिलता जुलता सभी को पता है रश्मिमांसा, रश्मिमांसा रामचंद्र शुक्ल, और रस सिद्धांत के रचनाकार कौन है, नगेंद्र हैं,
रस सिद्धांत के रचनाकार नगेंद्र है। तो ये रस से मिलती जुलती रचना है, लेकिन रस में मर्त में आपको राममूर्ति त्रिपाठी लगाना है, ये नंबर लगाना है। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखो, स्वच्छंदतावाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? अच्छा क्वेश्चन है। स्वच्छंदतावाद का सभी लोगों को पता है। स्वच्छंदतावाद के प्रवर्तक की अगर बात आ जाए तो आप लोग खड़े नहीं रहेंगे, बात करेंगे, बोलेंगे, कमेंट में लिखेंगे, ठीक है। अब यहां पर क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया सीधा सीधा, स्वच्छंदतावाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑनलाइन शॉपिंग वर्ड जी, बताइए। ऑनलाइन शॉपिंग भी यहां पर चल रही है अपनी। स्वच्छंदतावाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? तो आपका उत्तर हो जाएगा कि सर स्वच्छंदतावाद शब्द का ये लगा दिया लाइन से सभी लोगों ने, लेकिन उत्तर आपका है मुकुटधर पांडे, ठीक है। ये अपन को याद रख लेना। 1895 में इनका जन्म हुआ था मुकुटधर पांडे का, ठीक है। छायावाद शब्द का प्रयोग भी इन्होंने सबसे पहले किया था। स्वच्छंदतावाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग भी इन्होंने ही किया था मुकुटधर पांडे जी ने, ठीक है। अब बात करें श्रीधर पाठक की, तो श्रीधर पाठक स्वच्छंदतावाद के प्रवर्तक माने जाते हैं, स्वच्छंदतावाद के प्रवर्तक माने जाते हैं। और आधुनिक खड़ी बोली के प्रथम कवि भी माने जाते हैं। कौन? श्रीधर पाठक। आधुनिक खड़ी बोली के, आधुनिक युग में खड़ी बोली के प्रथम कवि भी कौन है? श्रीधर पाठक। स्वच्छंदतावाद के प्रवर्तक कौन है? श्रीधर पाठक। स्वच्छंदतावाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? मुकुटधर पांडे ने। मुकुटधर पांडे को छायावाद का प्रवर्तक किसने माना? तो रामचंद्र शुक्ल ने, ठीक है। वेरी गुड। धीरे धीरे 2-5% तो आपको समझ में आ ही रहा होगा। अगला क्वेश्चन देखो, फूलों का गुच्छा इसके रचनाकार कौन है? फूलों का गुच्छा इसके रचनाकार कौन है? फटाफट से आपको बताना। मैंने आपको बताना दोस्तों भूल गए। एक बार क्या हुआ कि राजा और मंत्री, दोस्तों एक बार क्या हुआ कि राजा का उंगली कट गई, राजा की उंगली कट गई। तो मंत्री से कहा, मतलब सूचना लगी कि उंगली कट गई राजा की, तो मंत्री ने बोला कि जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए होता है। तो राजा को गुस्सा आ गया, बोले मेरी तो उंगली कट गई और ये बोलता है जो कुछ भी होता अच्छे के लिए होता है। अब ऐसे ही आपसे पूछा गया फूलों का गुच्छा इसके रचनाकार कौन है, ठीक है। अपनी कहानी अभी हम बताएंगे आपको। तो ये भारतेंदु की रचना है दोस्तों, फूलों का गुच्छा। और फूलों का कुर्ता भी आता है। फूलों का गुच्छा ये भारतेंदु की है और फूलों का गुच्छा यशपाल की है। यशपाल के बारे में अपन को याद कर लेना है। ये फूलों का कुर्ता अगर पूछे तो यशपाल, ये फूलों का गुच्छा रचना है भारतेंदु जी की। भारतेंदु जी की अपन को याद कर लेना है। फिर एक बार क्या हुआ कि अकबर कहाँ चले गए? शिकार पे गए। शिकार पे गए, बहुत सारे सैनिक भी शिकार पर गए, लेकिन अचानक दोस्तों आंधी तूफान आने के कारण सभी जो शिकारी थे, सभी जो सैनिक थे अस्त व्यस्त हो गए। और राजा एक ऐसे स्थान पर पहुंच गए जहां पर दोस्तों राक्षस रहते थे और उन राक्षसों को बलि देनी थी। तो राजा को पकड़ लिया, ठीक है। राजा को पकड़ लिया, अकबर को पकड़ लिया। अपन बना लेते हैं कहानी। पकड़ लिया, बोले सही है, यही सही है बलि देने के लिए। लेकिन जब बलि की तैयारी हुई और देखा कि राजा की उंगली कटी हुई है, तो आपने सुना होगा कि बलि अखंडित है ना, खंडित ऐसे कुछ बोलते, खंडित लोगों की नहीं दी जाती। तो राजा की उंगली देखी तो कटी थी, और कटी थी तो उस उंगली कटी से दोस्तों राजा की जान बच गई, ठीक है। इसलिए कहा जाता है कि जो कुछ भी होता अच्छे के लिए होता है। फिर वो आए और उन्होंने बीरबल से कहा कि तुमने तो सच कहा था कि जो कुछ भी होता अच्छे के लिए होता है, तो हमारे लिए तो ये अच्छा हो गया कि हमारी जान बच गई, लेकिन तुम जब कैद में पहुंच गए तो तुम्हारे लिए क्या अच्छा हुआ? बोले महाराज आपके साथ हम भी होते, आपके साथ हम भी होते। अगर हम कैद में ना होते तो आपके साथ हम भी होते और आपकी बलि तो बच जाती, क्योंकि उंगली कटी थी। बलि के बकरा कौन बन जाते? बोले सर हम बन जाते, ठीक है। तो जो कुछ भी होता अच्छे के लिए होता। आपकी उंगली कटी तो अच्छे के लिए, और हम कैद में गए तो भी अच्छे के लिए, आज जान तो बच गई। तो जो कुछ भी होता अच्छे के लिए तुरंत समझ में नहीं आता। हिंदी का प्रथम कवि पूछा गया तो सरहपा को माना है, किसने माना है ये भी बता देते। अब सरहपा बस लिख दिया आप लोगों ने, बोले सर सुना रहे हैं जब तक, सरहपा लिख दो। तो राहुल सांकृत्यायन ने सरहपा को हिंदी का प्रथम कवि माना है, ये भी अपन को याद करना है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है
कि युगधार के रचनाकार कौन है। युगधार के रचनाकार बताना है, सोहनलाल द्विवेदी हैं, नागार्जुन हैं, जयशंकर प्रसाद हैं या फिर श्रीनिवास दास हैं। जल्दी से बताना है, उत्तर क्या हो जाएगा, रितेश मौर्य जी। युगधार के रचनाकार कौन है ये आपको बताना है, जल्दी से बताइए उत्तर क्या हो जाएगा। बहुत बढ़िया विजय जी, युगधार के रचनाकार कौन, एक अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया। हिंदी की प्रथम रचना है श्रापकाचार, जाहिद अली जी, 933 ईस्वी उसका रचना काल है। और यहां पर युगधार और युगधारा ऐसा पूछा जाता है, तो बहुत सारे लोग तो बी लगा रहे नागार्जुन, लेकिन आपको पता होगा कि सर इसका उत्तर है सोहनलाल द्विवेदी। युगधार रचना है सोहनलाल द्विवेदी की और युगधारा रचना किसकी है, तो युगधारा रचना है नागार्जुन की। देखो यही तो होता है, यही होता है, क्या होता है कि युगधार के रचनाकार सोहनलाल द्विवेदी और युगधारा के रचनाकार नागार्जुन है। इसको अपन को याद कर लेना है, ठीक है, बिल्कुल। ठीक है, तो यहां पर युगधारा आपकी नागार्जुन की हो जाएगी और युगधार हो जाएगी सोहनलाल द्विवेदी की। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहां आता है, समय देवता के रचनाकार कौन है। समय देवता के रचनाकार आपको बताना है, जल्दी से बताइए एक बार। समय देवता और साहित्य देवता, अब मैंने कई बार आपको बताया है, चयन भी करवाया है कि समय देवता के रचनाकार कौन है। अच्छा क्वेश्चन है, सभी साथी एक बार लाइक कर दो, समय देवता के रचनाकार को बता दो और देखते हैं कौन कौन सफल होता है इस क्वेश्चन में। ऑनलाइन शॉपिंग जी, इतना बड़ा बड़ा लिख देते हो आप, समझ में नहीं आता और रोमन लिपि का प्रयोग करते हो। रोमन लिपि का प्रयोग मत किया करो हिंदी के लिए लिखने के लिए, ठीक है, थोड़ा सा देवनागरी लिपि को करो तो अच्छा लगेगा। ठीक है, अब यहां पर देखो समय देवता के रचनाकार कौन है। समय देवता तो आपने बता दिया, कुछ लोग ये लगा रहे हैं, गलत बात, ये नहीं लगाना है, आपको नरेश मेहता लगाना है। समय देवता और साहित्य देवता, साहित्य देवता माखनलाल चतुर्वेदी की रचना है और समय देवता नरेश मेहता की रचना है, ये अपन को देख लेना है। ठीक है, बहुत बढ़िया। समय देवता के रचनाकार कौन है, नरेश मेहता, नरेश मेहता। और साहित्य देवता के रचनाकार कौन है, माखनलाल। मैंने आपको बताया था ना कि साहित्य देवता को माखन खवाना है, साहित्य देवता को क्या खवाना है, माखन खवाना है, तो माखनलाल। और यही तो गड़बड़ हो जाता है, कलम का मजदूर। एक बार मैंने बता दिया कि साहित्य, वहां पर पूछा था साहित्य देवता के रचनाकार कौन है, मैंने बता दिया उत्तर माखनलाल चतुर्वेदी। एक स्टूडेंट बोला सर पढ़ाते नहीं बनता तो काय को पढ़ाते हो, मैंने कहा कोई बात नहीं, ठीक है, हो जाती है मिस्टेक। कलम का मजदूर के रचनाकार कौन है, जल्दी से बताइए, लाइक करिए और शेयर जरूर कर देना है। उत्तर बताइए, फटाफट से बताएं, कलम का मजदूर के रचनाकार कौन है। क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, शेयर कर देना है, लाइक कर देना है अपने मित्रों को। और अमृत राय, मदन गोपाल अग्गे और निराला, ठीक है, मैंने उससे कहा कि मैं अभी पढ़ाना सीख रहा हूं, पढ़ाने लगूंगा धीरे धीरे। अब कोई पढ़ाता है तो क्या होता है, पढ़ाता है तो भैया धीरे धीरे तो सीखता है। कलम का मजदूर के रचनाकार कौन है, ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा गया। अब यहां भी एक बहुत बड़ा दोस्तों कंफ्यूजन है, एक यहां पर पूछा जाता है कलम का सिपाही, यहां पर सिपाही पूछा जाता, ठीक है, तो आपको यहां पर याद रख लेना कि अगर कलम का सिपाही पूछा जाए इतना तो आप लगाना अमृत राय, और कलम का मजदूर पूछा जाए तो आप लगाना मदन गोपाल। तो इस प्रश्न का उत्तर आपका मदन गोपाल है, याद रख लेना, मां से मजदूर और मां से मदन गोपाल। ठीक है, इस प्रकार से आपको याद भी करना है। और जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर जाते हैं, मेरी जीवन यात्रा आत्मकथा किसकी है। मेरी जीवन यात्रा आत्मकथा के लेखक कौन है, यह भी आपको बताना है। राहुल सांकृत्यायन, जानकी देवी बजाज, डॉक्टर धर्मवीर भारती और महादेवी वर्मा। मेरी जीवन यात्रा, अब यहां पर दोनों क्वेश्चन, दोनों ऑप्शन आपको है, समझने वाला समझ जाएगा, इशारा ही काफी है। शेयर कर दिया करो अपने मित्रों को और दोस्तों जुड़े रहा करो इसी प्रकार से। आपको मेरी जीवन यात्रा आत्मकथा की रचनाकार बताना है ममता पांडे जी। और बोले सर मेरी जीवन यात्रा बजाज गाड़ी से, बजाज आती ना, बजाज प्लेटिना, बोले बजाज गाड़ी से चालू करनी है सर। तो एक तो पता है कि जानकी देवी बजाज,
और एहरी जीवन यात्रा नाम से राहुल सांकृत्यायन की भी आत्मकथा है। राहुल सांकृत्यायन की आत्मकथा भी मेरी जीवन यात्रा नाम से है, और जानकी देवी बजाज की वो भी है दोस्तों। तो दोनों की है, ये भी याद रख लेना है ना। ये पहली महिला आत्मकथा लेखिका मानी जाती है जानकी देवी बजाज, जिन्होंने लिखी थी मेरी जीवन यात्रा। इन्होंने मेरी जीवन यात्रा लिखी, मैंने जोड़ दिया कि सर बजाज गाड़ी से प्रारंभ करनी है। आप लोग भी कर लेना, हीरो होंडा से कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बजाज से करो तो अच्छा है। अर्ध कथा ये किसकी आत्मकथा है? अर्ध कथा। अब यहां पर अर्ध कथा आपसे पूछा गया है, तो यहां पर बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं। रवीना रानी जी, सत्येंद्र जी, नवदीप कौर जी, अर्ध कथा अगर सीधा सीधा पहुंचा अर्ध कथा, तो आपको यहां वहां नहीं झांकना है। कहां झांकना है? फिर सीधा दरवाजे से झांकना है, अर्ध कथा। ठीक है, कभी कभी आप लोग खिड़कियों में निकल के देख लेते हो, ठीक है, लेकिन खिड़की में आप क्या लगा देते हो? बनारसी दास जैन लगा देते हो, गलत बात। ये अर्ध कथानक है, ये अर्ध कथानक है, ठीक है, बहुत बढ़िया। हाँ, इन्हीं सब बातन का उपयोग होता है नौकरी में, कहीं नहीं होता है। जब नौकरी लग जाएगी तो बच्चों को नहीं पढ़ाओगे ऑनलाइन शॉपिंग जी, बच्चों को पढ़ाना पड़ेगा एक कहानी। नौकरी तो चाहिए है भैया। यहां पर देखो, ये अर्ध कथा किसकी आत्मकथा है? ये अर्ध कथा नगेंद्र की है, डॉक्टर नगेंद्र की। और अर्ध कथानक किसकी है? अर्ध कथानक, नक अर्ध कथानक, तो अर्ध कथानक है बनारसी दास जैन की। अर्ध कथा किसकी है? डॉक्टर नगेंद्र की। और अर्ध कथानक कौन की है? बनारसी दास जैन की। ठीक है, ये बनारसी दास जैन की याद रख लेना, अर्ध कथानक और अर्ध कथा डॉक्टर नगेंद्र की है। ठीक है, अब यहां पर आते हैं दोस्तों, यहां पर हिंदी का प्रथम दैनिक समाचार पत्र कौन सा? यहां भी बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं, जल्दी बताइए, हिंदी का प्रथम दैनिक समाचार पत्र कौन सा है? बताइए, फटाक से बताना है, शेयर भी कर देना है अपने मित्रों को, जल्दी जल्दी से बताना है उत्तर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताओ। हिंदी का प्रथम दैनिक समाचार पत्र कौन सा है? ऑनलाइन शॉपिंग जी, आप थोड़ा सा समझो, आप पढ़ रहे हो यहां पर, और पढ़ रहे हो तो ये सब चीजें मिश्रित करके पढ़ाई जाती हैं, यही नहीं पढ़ते रहेंगे, इनको मिश्रित करके पढ़ा। जैसे आप इतने सारे प्रश्न पढ़ लिए, उसके बाजू बाजू में बहुत सारी घटनाओं को भी पढ़ लिया, ऐसा पढ़ाना है आपको, थोड़ा समझो। हिंदी का प्रथम दैनिक समाचार पत्र कौन सा है? तो आपने लगाया है समाचार सुधा वर्षण, ठीक है, वेरी गुड। और हिंदी का प्रथम दैनिक पूछा गया, तो दैनिक में आपने क्या लगा दिया? समाचार सुधा वर्षण, ठीक है, हिंदी का प्रथम दैनिक समाचार पत्र है। और हिंदी का प्रथम साप्ताहिक कौन सा है? साप्ताहिक, तो साप्ताहिक कौन सा माना जाता है? साप्ताहिक माना जाता है, ठीक है, साप्ताहिक माना जाता है उदंत मार्तंड, ठीक है, उदंत मार्तंड ये साप्ताहिक है। अगर आपसे नॉर्मल क्वेश्चन पूछा जाए कि हिंदी का प्रथम समाचार पत्र कौन सा है, तब आपका उत्तर क्या हो जाएगा? उदंत मार्तंड। और अगर आपसे पूछा जाए कि हिंदी का प्रथम साप्ताहिक समाचार पत्र कौन सा है, तो आपका उत्तर हो जाता है उदंत मार्तंड। ठीक है, ये भी अपन को याद कर लेना है। अब यहां पर आते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला यहां पर आते हैं दोस्तों सभी लोग, मिट्टी की बारात के रचनाकार कौन है? मिट्टी की बारात के रचनाकार कौन है? शिवमंगल से सुमन या फिर त्रिलोचन? अच्छा क्वेश्चन है, सभी लोग बताएंगे, साहेब भट्टा जी, बीनू जी, कबीर जी, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा गया। मिट्टी की बारात, मिट्टी की बारात पूछा गया, इतना अच्छा क्वेश्चन पूछा गया। अरे बोले सर मिट्टी की बारात की बात कर रहे हो, इसलिए तो हम जानते हैं, ठीक है, तो यहां पर उत्तर आपका हो रहा है। बताइए, यहां पर प्रश्नों पर ध्यान दीजिए, जो आपसे पूछे जा रहे हैं उन पर ध्यान दो तो अच्छा रहेगा। मिट्टी की बारात आपसे पूछा गया, और मिट्टी की बारात के रचनाकार कौन हो जाएंगे? सीधा सीधा आंसर जा रहा कि सर एक रचना शिवमंगल से सुमन की भी है, ठीक है, ये हो गया। और यहां पर एक रचना त्रिलोचन की भी है, ठीक है, इस शिवमंगल से सुमन की भी रचना है मिट्टी की बारात, और त्रिलोचन जी की भी है। अब यहां पर बहुत सारे डाउट्स होते हैं, मैं इसलिए लेकर के आया हूं कि बहुत सारी चीजें हैं जो आपको पढ़ना है। एक बार क्या हुआ कि मैंने मिट्टी की बारात को बता दिया कि शिवमंगल से सुमन की है, कुछ लोग गुस्सा हो गए, बोले सर आप गलत बताते हो। मैंने कहा क्या हुआ भैया? बोले ये रचना तो त्रिलोचन जी की है। मैंने कहा त्रिलोचन जी की भी रचना यही है। तो इसलिए मैं थोड़ा सा डाउट्स वाले प्रश्न लेकर के आए हैं
कि मिट्टी की बारात शिवमंगल से सुमन की भी है, त्रिलोचन जी की भी है, ठीक है। और इसको शिवमंगल से सुमन जी की रचना को क्या मिला है वो भी आपको बता दो, कोई पुरस्कार मिला है क्या? ढोला मारूरा दूहा, इसके रचनाकार कौन है? बहुत सारे डाउट्स आपके आज क्लियर हो रहे हैं, जल्दी से आपको बताना है। ममता जी, नवदीप जी, ढोला मारूरा दूहा, इसके रचनाकार कौन माने जाते? पुनीत पांडे जी बताइए। लाइक करना है, अपने मित्रों तक शेयर करते रहें। बहुत सारे साथी हैं जो सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप से जुड़े हैं, आप भी जुड़ सकते हैं सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप से और अध्ययन कर सकते हैं, कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। दोस्तों 1500 में 12 महीना पढ़ाया जाता है आपको। ये इतनी कम फीस जो कि आपके बच्चों की फीस लगती है इतनी 15,000, एक और जीरो लगा दो। बोले सर 15,000 रुपए महीने लगती है, यहाँ तो 12 महीने की 1500 भर रहे, तो अपने लिए भी कुछ करिए। 1500 में 12 महीने, ये इतनी बड़ी फीस नहीं है आपकी। 10,000 5,000 आप बड़ी बड़ी कोचिंग में जाएंगे, साहित्य वैसा भी पढ़ने को नहीं मिलेगा जैसा यहाँ मजे से आपको मिलता है, और आपको 10,000 फीस लगेगी। बोले 10,000 चाहिए एक किस्त में, ठीक है। तो ढोला मारूरा दूहा ये सेल्फ स्टडी क्लासेस परिवार है। सेल्फ मतलब क्या हो जाता है? सेल्फ मतलब स्वयं, ठीक है, और ये सबका परिवार है। ढोला मारूरा दूहा आपको पता है कि सर मूल रचना कल्लोल कवि की है। मूल रचना किसकी है? कल्लोल कवि की। और दोस्तों इसमें कुछ पद और जोड़ दिए, किसने? कुशल लाभ ने, तो हो जाते हैं कुशल लाभ। तो ये दोनों की रचना है ढोला मारूरा दूहा, ठीक है। लेकिन अगर कभी आपसे पूछा जाए कि ढोला मारूरा दूहा के रचनाकार कौन है, तो आपको क्या लगाना है? ढोला मारूरा दूहा के रचनाकार कौन है, तब आपका उत्तर हो जाएगा। अगर दोनों ऑप्शन में है कल्लोल कवि और कुशल लाभ, तो आप कल्लोल कवि लगा देना, ठीक है। और अगर एक ऑप्शन में है तो आप कुशल लाभ लगा देना, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन अब यहां पर देखते हैं। अगला आपको बताना है कलम का जादूगर किससे कहा जाता है? कलम का जादूगर बताना है। ऑनलाइन शॉपिंग जी ब्लॉक हो जाओगे, यूट्यूब पर नहीं देख पाओगे। एक मैसेज को बार बार नहीं किया करो, ये साहित्य की क्लास चल रही, एमपी पुलिस की नहीं चल रही। यहां पर बताओ कलम का जादूगर किससे कहा जाता है? बताइए। कलम का जादूगर, कलम का मजदूर अपन ने देख लिया, कलम का मजदूर तो प्रेमचंद को कहा जाता है, कलम का सिपाही भी प्रेमचंद को कहा जाता है, लेकिन कलम का जादूगर किसे कहा जाता है? कलम का जादूगर आपको बताना है। उत्तर क्या हो जाएगा बताइए जल्दी से। कलम का जादूगर किसे कहा जाता है? और आपका उत्तर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा राम वृक्ष बेनीपुरी। यानी कि आपका 1 नंबर आपने बिल्कुल सही बताया, राम वृक्ष बेनीपुरी आपका सही आंसर है, ठीक है। अब देखो यहां पर थोड़ा सा यहां पर आ जाओ, इसको भी देख लेते अपन। अब आपसे अगर कभी पूछा जाए कि कलम का जादूगर किसे कहा जाता, तो राम वृक्ष बेनीपुरी को। कलम का सिपाही किसे कहा जाता? प्रेमचंद को। कलम का मजदूर किसे कहा जाता? प्रेमचंद को, ठीक है। भाषा का जादूगर किसे कहा जाता? शिवपूजन सहाय को भाषा का जादूगर। शब्दों का जादूगर किसे कहा जाता? कमलेश्वर को, ठीक है। बिंब का जादूगर किसे कहा जाता? केदारनाथ सिंह को। तो ये क्वेश्चन बनते हैं यहां से। कलम का जादूगर राम वृक्ष बेनीपुरी, कलम का सिपाही प्रेमचंद, कलम का मजदूर प्रेमचंद, भाषा का जादूगर शिवपूजन सहाय, ठीक है। शब्दों का जादूगर कमलेश्वर और बिंब का जादूगर कहा जाता केदारनाथ सिंह को, ठीक है। इतने सारे क्वेश्चन को आपको पढ़ना है। और दोस्तों आज के अपना जो सेशन है वो यहीं तक, पता ही नहीं चलता कि 43 मिनट कब निकल गए, ठीक है। तो जिनको भी पढ़ना है सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप डाउनलोड कर लें और सभी साथी इसी प्रकार से जुड़े रहें, ठीक है। जिनको भी कोर्स में एडमिशन लेना है, ये 1500 में 12 महीने हिंदी साहित्य का कोर्स, तिरकी तरीके से डाउट्स वाले सेशन, ठीक है। और दोस्तों आपके लिए हर संडे को टेस्ट भी होता है। सारी चीजें यहां पर मिलने वाली हैं सेल्फ स्टडी क्लासेस में, ठीक है। पढ़ने के लिए अच्छा 1500 में 12 महीने अध्ययन कर सकते हो। नॉर्मल फीस रखी गई है जिससे बहुत सभी साथी जुड़ सकें, ठीक है। ये सभी साथियों का चैनल है सेल्फ स्टडी क्लासेस, इसलिए इसका नाम रखा गया सेल्फ, ठीक है। होता ना, बोले सेल्फ स्टडी करेंगे, हम सेल्फ करेंगे तो सेल्फ ही स्टडी हो रही है यहाँ पर, ठीक है। और अध्ययन करना है और इस परिवार से जुड़ना है, जोड़ना है अपने बच्चों को, सभी साथियों को, ठीक है। और जिनको भी एडमिशन लेना है केबीएस, एलटी ग्रेड या फिर दोस्तों टीजीटी, पीजीटी, मास्टर कैडर वाले साथी, जितने भी साथी एक परिवार की तरह यहाँ पर पढ़ते हैं, परिवार की तरह ही दोस्तों यहाँ पर सारी चीजें होती हैं। हर साथियों के लिए जितने भी साथी आते हैं बहुत अच्छे से पढ़ते हैं और अच्छा रिजल्ट उनका आता है, ठीक है। कुलदीप जी, लवली जी, आस्था जी, विजय जी, ठीक है, शालिनी जी
और सुषमा जी, बीनू जी, जेपी जी, अनीता, सरोज जी, कबीर जी, प्रमिला जी, लखविंदर जी, सभी साथियों को बहुत धन्यवाद। ठीक है, तनु जी, जसबीर जी, ममता जी, शालिनी, मुस्कान वर्मा जी, गीता जी, राहुल राज जी, उदय जी, ठीक है, मोहित जी, पिंकी जी, अनीता जी, कुलदीप जी, राहुल जी, सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। पूनम सैनी जी आज के इस वीडियो के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मोहित जी, ठीक है,